अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है, देखें अमूमन यूट्यूबर्स जो होते हैं उनके रेटिंग लेने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए वो क्या करते हैं कि वो सनसनीखेज़ी फैलाते हैं, फिर झूठ का एक तूफ़ान लेके आते हैं जिनके ऊपर वो अपना एक महल खड़ा करते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोगों का अलमिया ये है कि हमने चूँकि अपनी सारी ज़िंदगी सहाफ़त में दी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो सहाफ़तीदार हैं उनको हम अपने हाथों से पामाल ना करें। लेकिन बहरहाल व्यूज़ लेने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए गंदा है पर धंधा है, करना पड़ता है। मैं आज आपसे बड़ी एक संजीदा इशू पे बात करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि माज़ी में जिन ममालिक के अंदर खाना जंगी पैदा हुई, वो क्यों पैदा हुई, उसके असबाब क्या होते हैं, उसका खाना जंगी के जो सिम्पटम्स हैं वो क्या होते हैं, और उनका मैं चाहता हूँ कंपैरिजन आज अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ करूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मेरा ताल्लुक जुड़ा रहे। देखिए माज़ी में ऐसा नहीं है कि इस्लामी ममालिक के अंदर फ़ौज नहीं थी, मज़बूत फ़ौज भी थी। लीबिया के पास भी फ़ौज थी, इराक़ के पास बहुत मज़बूत फ़ौज थी, शाम में बहुत मज़बूत फ़ौज थी। अब बेशुमार ऐसे मुल्क हैं, मिस्र के अंदर वो फ़ौज का रब भी बहुत मज़बूत है। इस तरह के बहुत सारे ममालिक हैं। फिर अगर आप देखें जो इकनॉमिकली दिवालिया ममालिक हुए माजी के अंदर, जैसे चिली है, वेनेज़ुएला है, ये सारे, इनके अंदर ऐसा नहीं था कि ये कोई कमज़ोर मुल्क थे। लेकिन हुआ क्या, जो फिफ्थ जनरेशन वार है और हाइब्रिड वार है, उसमें हुआ ये कि पहले अगर किसी मुल्क की फ़ौज मज़बूत हो, इस्लामी ममालिक में जो हुआ, तो वो ये किया जाता है कि फ़ौज में और अवाम में एक तफरीक पैदा की जाए, उनको आमने सामने खड़ा किया जाए। दूसरा होता है कि मज़हबी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उनको फंडिंग की जाए और मुआशरे को और जो है फ़िरक़ों में बाँट दिया जाए। तीसरा होता है कि एक ऐसी लीडरशिप लाई जाए जो लूट मार, अपनी दौलत इकट्ठी करने और अपने बच्चों को सेटल करने, इस तरह की ख्वाहिशात रखते हों और उनके इतने ही मकासद हों और वो आसानी से ब्लैकमेल हो सकें और कभी भी वो सर ना उठा सकें। इन लोगों का इंतखाब माजी में भी पेंटागन से और बरतानिया और चीन जो है वो तय करते रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं और ये कोई तो ढकी छुपी बात नहीं है कि हम अमेरिका के आगे बेबस हैं और अमेरिका जो चाहता है वो करता है। यही वजह है कि हमारी तमाम बड़ी ब्यूरोक्रेसी की तरबियत और सारा मामला ट्रेनिंग भी वहाँ होती है, तो वो वहाँ से वही लेके आते हैं जो उन्हें दे रहे होते हैं। चौथी बड़ी चीज़ जो है वो ये कि ये ममालिक जो माजी के हैं जिनका तबाही के दाने पे गए, ये मुआशी तौर पे इन्हें तबाह कर दिया जाता है। इकनॉमिक हिटमैन एक इस्तिलाह है, जो इकनॉमिक हिटमैन होते हैं वो IMF अपने ज़रिए से, आपने माजी में देख लें कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का एक मुलाजिम जो है वो वज़ीर आज़म बन गया था आके। इस तरह के बेशुमार हमारे सामने हैं। ये अभी स्टेट बैंक का गवर्नर जो थे वो कहाँ से आए थे, इस ये वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। मोइन कुरैशी को ले लें, शौकत साहब को ले लें, ये सारे लोग। तो ये इकनॉमिक हिटमैन उस मुल्क की जो मईशत होती है उसकी जड़ों में बैठ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF और इस तरह के मामलात में इस तरह जकड़ लिए जाते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब ये सारी सूरत हाल अगर आप देखें, फिर वहाँ पे सियासतदानों को आपस में इस सतह पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाता है कि वो मुल्क की मईशत के को सोचना छोड़ देते हैं, सिर्फ़ अपनी जंग जो है वो लड़े होते हैं। अब श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, जो तबाही के दहाने पे पहुँच नहीं गया, तबाह हो चुका है ऑलमोस्ट। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जिस तरह कुछ हो रहा है, वो आपके सामने है और यही पैटर्न पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अपनाया जा रहा है। अब इस सारी गेम में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो है पाक फ़ौज, कि पाक फ़ौज का जो अवाम के साथ ताल्लुक़ है वो ना टूटने पाए। तो इसके लिए तो इदारों को ख़ुद सोचना होगा कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से तफरीक जो है ये बढ़ रही है, ये बढ़ गई है, इसे कैसे ख़त्म किया जाए। डेफ़िनेटली
اس کے اوپر تو اداروں کے خود بھی وہ غور کر رہے ہوں گے، لیکن جو صورت حال ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ایک بڑے تصادم کی طرف، خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، جس کا انجام نہایت بھیانک ہوگا، اور اس کا انجام لیبیا، شام جیسا، اور کیا کہتے ہیں سری لنکا جیسا ہوگا۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ یہ میرا تجزیہ سچ ثابت ہو، لیکن جو ایک شخص ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا ہوا درخت کاٹ رہا تھا، اور کسی نے کہا تھا کہ تم گر پڑو گے، تو اس نے کہا تھا کہ تجھے کیا پتہ ہے، اور وہ گر پڑا تھا، تو وہ تو صاف نظر آ جاتا ہے۔ تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ IMF نے بہت کڑی شرائط رکھی ہیں، خالی یہ چھوڑ دیں کہ اس نے کہا بجلی مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، یہ کر دو، اس کے علاوہ بھی پروویڈنٹ فنڈ کو اس نے کہا ختم کریں، انکم ٹیکس کی چھوٹ مختلف مدوں میں جو ہے وہ ختم کریں، انڈسٹری کو جو چھوٹ دے رہے ہیں آپ وہ ختم کریں، یہاں تک کہ پالتو جانور پہ بھی یوں ٹیکس لگائیں۔ یہ اتنا بھیانک ایک وہ سین بننے جا رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور بدقسمتی سے کہ ہمارے تمام سیاستدان جو ہیں صرف اپنی انا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم اس وقت معاشی تباہی کے دانے پہ ہیں، اور ہمارا حشر ماضی کے ممالک کی طرح ہو سکتا ہے۔ فوج کب تک، فوج کے سر پہ آپ اپنے ملک کو بچائیں گے، اپنے ایٹمی اثاثوں کو بچا لیں گے؟ اگر آپ کے پلے ہی کچھ نہیں رہے گا، آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، ملک چلانے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہی وہ ماڈل ہے جو اکنامک ہٹ مین ماضی میں مختلف ملکوں پہ اپنا چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔